कितने टाइप का सरफेस होता है और उससे रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, समझ गए। तो लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ refracting surface. There are two types of 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 refracting surface. First, convex refracting कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस और सेकेंड होगा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस और सेकेंड क्या होगा, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो सरफेस है वो समझाया तुम लोग को कि कॉन्वेक्स मीन्स होता है बल्गिंग आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ, और कॉनकेव मीन्स क्या होता है, दबा हुआ होता है। तुम लोग को दिखाए थे, लेंस भी दिखाए थे। देखो ध्यान देना तो तुम लोग, ये सरफेस किस टाइप का सरफेस है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वेरी गुड। और अगर हम इसी को इस तरफ से देखें तो क्या हो जाएगा, कैसा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, समझ गए। तो बल्गिंग आउट सरफेस रहेगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसको क्या कहेंगे हम, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और अगर दबा हुआ सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कौन सा सरफेस कहलाएगा, वो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बात समझ रहे हो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब जहां से रिफ्रैक्शन हो, क्या हो, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब समझते हो, लाइट जाएगा तो उसमें इन कर जाएगा। तो अगर इस तरह से यहाँ इस सरफेस अगर रिफ्रैक्शन होता है इस तरह से, समझ गए, तो क्या कहलाएगा कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और इस टाइप के सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होता, लाइट जाएगा और इसके अंदर चला जाता है इस साइड, तो हम कहेंगे कि कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन जब होगा तो क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लिखो, हेडिंग लगाओ, लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ब्रैकेट में लिख लेना फ्रॉम रेरा टू डेंसर, फ्रॉम रेरा टू डेंसर। क्या बोल रहे हो, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेडियर टू डेंसर। तो हम रिफ्रैक्शन देखने जा रहे हैं, उस रिफ्रैक्शन में हमें कुछ फार्मूला भी मिलेगा, ठीक है आयुष, ठीक है। देखो ध्यान से मान लेते हैं, डायग्राम राइट साइड बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। बीच में ऑप्टिकल सेंटर, पोल ही नाम रख लेते हैं, पी रख लेते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो, इसका अपना सेंटर होगा, फोकस होगा, समझ गए। किस साइड होगा, लेफ्ट में कि राइट में, राइट में। मान लेते हैं यहां पर फोकस, फिर कहीं पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो फोकस और पास में, सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत नजदीक ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, कोई दिक्कत है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का
हमें इमेज देखना है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में। इधर पूरा ये मान लो कोई लेंस होगा, कोई ग्लास है, कुछ है, ये एक मीडियम है। मानते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक है, अब हमें इसका इमेज बनाने के लिए कितना रे चाहिए, हमें 2 रे चाहिए। तो एक रेज हम मानते हैं कि कुछ ऐसा जा रहा है, यहां से तिरछा ऐसा जा रहा है, समझना ऐसे। ठीक है, अरे रेज कहीं भी जा सकता है ना, बिना कोई रूल का लेकर गया है, इस तरह से गया। बताओ तो ये जाना चाहिए था इसको सीधा ना, इसको जाना चाहिए था क्या, सीधा ऐसे, बट सीधा जाएगा ये, क्योंकि रेजर से डेंसर जा रहा है ना, रेजर से, और आपको रूल पढ़ाए थे कि रेजर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नॉर्मल बनाना होगा, क्या बनाना होगा, नॉर्मल। तो बनाते हैं हम यहाँ पे नॉर्मल। तो इस पॉइंट पर जब तुम नॉर्मल बनाने जाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा नॉर्मल, बोलो। देखना ध्यान से, नॉर्मल ऐसे आएगा, अरे आएगा ना। और जब नॉर्मल आएगा तो किस पॉइंट से पास करेगा, जरा बताओ तो, सेंटर से। कहां से पास करेगा ये, सेंटर से। आप पढ़े ना मैथ में कि अगर किसी कर्व सरफेस पे, अगर मान लो कि कोई सर्कुलर पार्ट है, सर्कल पर जब नॉर्मल बनाओगे तो कहां से पास करेगा, सेंटर से। कहां से पास करता है, एक क्लास 9th के सर्कल में थ्योरम था कि अगर आप किसी भी सर्कल पर नॉर्मल बनाते हो, टेंजेंट पे नॉर्मल बनाते हो, तो वह नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से। तो जो नॉर्मल आएगा कहां से पास करेगा, सेंटर से। कोई दिक्कत, ठीक है। बताओ अब यहां पे नॉर्मल बना, तो ये जो रेस जाना चाहिए तो सामने बढ़ जाएगा नहीं ना, ये सीधा नीचे आ जाएगा। नॉर्मल की तरफ बेंड किया ना, मानते हैं पॉइंट कहां पर पहुंच गया, बी पर। कहां पहुंचा है, बी पर। अरे कोई दिक्कत, ओके। एक रेज चला गया, अब एक रेज और लेकर जाना है। एक रेज हम लेकर जाते एकदम सीधा पोल से पास करते हुए, तो कोई डेविएशन होगा, बीच में से जाएगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा, ये सीधे चला जाएगा इस तरह से। और कहां जाके मिलेगा, यहां पर ना, अरे ये तो गया होगा नीचे, तो मिलेगा इसको यहां पर जाकर, यहां कट कर गया, तो यहां क्या बन गया बोलो, अरे क्या बन गया यहाँ पे, इमेज। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज वहां पर है। इसको और समझने के लिए ए बी नाम न रखकर ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट को ओ रख देते हैं, और इमेज वाले पॉइंट क्या रख देते हैं, बोलो, आई रख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इमेज वहां पर बन गया, क्लियर है, ठीक है। समझाएंगे फिर से, ऐसे भी दोबारा भी बताएंगे हम इसको। देखो क्या करना है ना, कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेना आपको, रिफ्रैक्टिंग कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जब इमेज बनाएंगे तो क्या लेंस जो फार्मूला 1/v-1/e=1/f है, क्या वही आता है या डिफरेंट आएगा, हम डिराइव करने जा रहे हैं फार्मूला, समझ गए। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये सब के बीच का हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। बात समझ रहे हो। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए कुछ तो डायग्राम लेना होगा ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर को लाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर उसका क्या बनाना पड़ेगा, इमेज बनाना पड़ेगा। तो हम क्या किए, सबसे पहले कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिए, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस साइड कितना है, μ2, और जिस तरफ हम ऑब्जेक्ट रखे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। कोई दिक्कत। अब इसका इमेज बनाना है बाबू, तो इमेज बनाने के लिए कितना रे चाहिए हमें, 2 रे चाहिए। तो हम 2 रेज ले लिए, एक ले लिए ये मिड पॉइंट से जो कि पोल का होता है ऑप्टिकल सेंटर, इसे पास करेगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा, और एक तिरछा गया ऐसे, तो तिरछा जाएगा, तो उसको सामने जाना चाहिए था बट जाएगा नहीं, क्योंकि इरेजर से किस तरफ जा रहा है, डेंसर, तो इसमें डेविएशन होगा, और डेविएशन जो होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, इस तरफ आया, यहाँ पे इस पॉइंट पर इधर से गया, कट कर गया, और जिस पॉइंट पर कट करेगा वहां क्या बन गया, इमेज। अब बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे ठीक है भाई, पॉइंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ओ रखो, पी रखो, नो दिक्कत।
ये डेरिवेशन करने के लिए ताकि हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर थोड़ा नेग्लेक्ट रहे, जिससे कि डेरिवेशन मेरा सही हो सके। कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है डेरिवेशन के लिए, समझ गए। तो देखो बाबू यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे ओ भी नाम रख सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं। उसे पी नाम रखती कोई दिक्कत, पी रखे हैं वो भी रख सकते हो। तो देखो यार हो गया यहाँ तक। अच्छा बताना यहाँ पर ओ से लेकर पी तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, बोलो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कहेंगे जी। पी से लेकर आई तक का डिस्टेंस को क्या कहोगे, इमेज डिस्टेंस। डिनोट किसे करेंगे, वी से। एनी प्रॉब्लम। पी से लेकर सी का डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब हमें सबके बीच का हम रिलेशन लाना है। क्या लाना है हमें, रिलेशन। रिलेशन के लिए कुछ कुछ यहां पर बात ध्यान देना। देखो इस एंगल को क्या कहोगे जी, सभी लोग बताएंगे। अरे क्या कहोगे, एंगल ऑफ, अरे देखो ना बाबू, नॉर्मल इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ। इस एंगल को क्या कहोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आपको एक बात हम कल से बताए थे कुछ दिन पहले कि कोई भी डेरिवेशन करने के लिए रे ऑप्टिक्स में कोई भी डेरिवेशन होगा तो बिना स्नेल्स लॉ का नहीं होगा। स्नेल्स लॉ लगा देना जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो डेरिवेशन काफी इजी हो जाता है, फिर ड्राइव हो जाता है तुरंत, समझ गए। तो आप अगर रिलेशन लाना चाहते हैं यू वी और आर, म्यू1 एंड म्यू2, सबके बीच का अगर रिलेशन लाना चाहते हो तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए ठीक है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ का हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या स्नेल्स लॉ बताया था तुम लोग को, पिछला डेरिवेशन में यही समझाए थे। रिफ्रैक्शन हो रहा है। अच्छा यहाँ पे यही ना, देखो लाइट इस तरह से गया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जैसे ग्लास वगैरह होगा, लिखा हो ना रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो रिफ्रैक्शन ही होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट जब इस तरह से जाएगा इसको जाना चाहिए था सामने, ठीक है। बट बेंड होगा ना, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम है म्यू1, दूसरा मीडियम क्या है म्यू2, तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो बेंडिंग होगा। और किस तरह बेंडिंग होगा, रूल बता रखे हैं कि अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द, तो अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, मुड़ के कहीं आया होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस से पास किया होगा कहीं पे, हाँ कहीं भी, बस नॉर्मल बेंडिंग हुआ है, यहाँ पर कोई रूल नहीं लगा, समझ गए। कोई दिक्कत, आगे बढ़े अब। तो बोलो स्नेल्स लॉ क्या लिखवाए थे, म्यू1 साइन इज इक्वल टू म्यू2 साइन। इसका मीनिंग बताया था ना तुम लोग को कि जिसमें आई उसी का, अब देखो पीछे बात कर रहे हो, सब ऊपर ऊपर पार कर जाएगा, पता नहीं चलेगा फिर। यहाँ पर जानते हो समस्या क्या सबसे बड़ा जहानाबाद में, कि अगर कोई टीचर मान लो कोई चीज पढ़ा रहे हैं, अगर ज्यादा समझ में आ गया तो कहे कि लेवल नहीं है, और नहीं समझ में आया तो टीचर का समझाने नहीं आ रहा है। और यही बच्चा अगर पटना जाता है ना तो वहां बहुत सारा बच्चा जो 100 में गया हुआ उसको 90 स्टूडेंट से तुम पूछोगे ना, कहे कि सर 50% सिलेबस नहीं समझ में आया, तो वहां पर यह कहेगा ना कि लेवल उनका इतना हाई है ना, खूब गर्व महसूस करता है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, गर्व महसूस करेगा कि उनका लेवल हाई है ना, समझ में आता है, क्या दिक्कत है, टीचर बहुत अच्छा है। और यहाँ क्या है दिक्कत, यहाँ अगर अच्छा पढ़ाओ, बढ़िया पढ़ाओ, समझ में, अब मास्टर खराब है, और ज्यादा समझ में आ गया लेवल नहीं है, मतलब कहां पर मतलब टीचर रहेगा बताओ, कुछ नहीं। और ध्यान से सुनेगा ना बेसिक अच्छा रहेगा ना कुछ, बेसिक भी स्ट्रांग नहीं रहेगा, जब कुछ पढ़ाने लगे नया चीज तो बाउंस करने लगे, तो कहेगा समझाने नहीं इनको आ रहा है, और सुनवो नहीं करेगा ध्यान से, और वहां गर्व महसूस करेगा 2 लाख रुपया देके कि हम 2 लाख रुपया दिया, टीचर बहुत अच्छे हैं, हमको नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत है। एक विद्यार्थी के 90% स्टूडेंट ऐसा ही होता है, पटना कोटा जाता है तो उसको कुछ नहीं पता चलता, खूब दम गर्वान्वित रहता है, हम बहुत अच्छा कोचिंग पढ़ते हैं। छोड़ो वो सब बात नहीं करना, समझ गए। तो देखो यहाँ पे तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, जिसमें आई उसी का म्यू, जिसमें आर उसी का म्यू। तो देखो तो आई रेयर इसमें म्यू1 में है ना, तो म्यू1 ही छोड़ देते हैं। अच्छा म्यू2 देखो तो आर म्यू2 में है ना,
तो बिल्कुल सही है ना। अब अगर चेंजिंग रहता तो चेंज कर लेते, बट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब एक मैथ में यहाँ पर जम्पशन है कि देखो यहाँ पर समझना, थोड़ा सा मैथ का चीज बोल रहे हैं यहाँ पर, नहीं पढ़ा होगा तो सुनो ध्यान से। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ध्यान सुना, अगर कोई एंगल, थीटा मतलब क्या है यहाँ पर एंगल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। मैथ पढ़े हो ट्रिगो में? अगर नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, अब से यहां ध्यान रखना, ये फिजिक्स में एक जगह नहीं बहुत जगह यूज किया जाएगा, पूरे होल 12th के फिजिक्स में। इफ थीटा इज वेरी वेरी, अगर थीटा बहुत छोटा होता है ना, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? थीटा का बराबर, ध्यान रखिएगा। उल्टा बोल सकते हो कि कहीं थीटा लिखा हुआ है एक मतलब 0.1 डिग्री, तो थीटा को साइन थीटा कह सकते हो, और या फिर थीटा को टेन थीटा, टेन थीटा, या टेन थीटा को थीटा और साइन थीटा को थीटा का बराबर लिख सकते हो। ऐसा तब लेना है जब थीटा क्या हो, बहुत ज्यादा छोटा हो। अब 20 डिग्री 30 डिग्री रहेगा तो ऐसा नहीं करना है, समझ गए? 0.1 डिग्री 0.2 डिग्री, तब ये जंक्शन है मैथ में। और मैथ में मिला होगा, नहीं मिला होगा तो कहीं मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स में बहुत इसका यूज किया जाता है, कोई दिक्कत है? अब ये जंक्शन रहेगा, आगे बढ़ते हैं। कॉस का भी होगा, थीटा छोटा रहेगा तो, ठीक है। अब ध्यान देना, हम फिजिक्स में दोनों का यूज किया जाएगा, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, ठीक है। तो अब यहां पर देखना तो ध्यान से, μ1 लिसन साइन आई, आई जैसा कि थीटा है ना, तो μ1 आई हो जाएगा। क्यों आई हो जाएगा सुनो, ये जो आई ले रहे हैं ना, इसका ऐसा माना था कि एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के सारा कुछ पास में हो रहा है काम, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में। तो बहुत जब पास रहेगा तो ये रेस कहां पहुंचा रहेगा? यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पहुंचा रहेगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये घटते जाएगा ना, ऐसे नहीं जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे नहीं खिंचाएगा जी, ये इंसिडेंट रहेगा ऐसा, तो एंगल क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। तो जब एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन आई की जगह पर क्या लिखोगे? आई, साइन आई की जगह पे आई, और यहां पर μ2 साइन आर की जगह पे क्या लिखोगे? आर। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमें तो रिलेशन चाहिए था यू वी और आर में ना, और यू वी आर नहीं ना रहा यहाँ पे। अब क्या करना है, कुछ दिमाग लगाना, ऐसा है कि यहां से आई और आर हट जाना चाहिए, आई और आर हटना चाहिए। हटाने के लिए कुछ मैथ और लगाएंगे हम इसमें, क्योंकि हमारा फाइनल डेरिवेशन किसमें आना चाहिए बताओ? यू वी आर μ2 और μ1 में। तो देखो μ2 μ1 तो तब तो ठीक है, बट आई और आर को हम क्या करना होगा? हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मैथ लगाएंगे क्लास 7-8 का ज्योमेट्री। तो ध्यान देना यहाँ पर, देखो तो जो आई एंगल दिख रहा है, ध्यान से सुनना, इसको छोटा कर देते हैं, यहां पर थोड़ा रफ में समझाते हैं। ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये एक्सटर्नल एंगल है? ट्रायंगल का नाम रखते हैं, वो नाम है ना OPCI, यहां पर नाम रख देते हैं ए, ठीक है। देखना तुम लोग, हम ट्रायंगल लिख रहे हैं, ट्रायंगल ओ, देख रहे हो जी, ट्रायंगल OAC, AOC बनाओ तो फ्रेश इसको, ऐसा ही कुछ है का ट्रायंगल। देखो तो इस एंगल को नाम देते हैं अल्फा, इस एंगल को बीटा, और यहां पर जो एंगल है उसको गामा। ये एंगल कितना है बताओ? गामा। ऐसा सपोज करें, बाद में सब हट जाएगा, डेरिवेशन में नहीं रहेगा सब। देखो तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कौन सा एंगल? आई ना, और ये वाला क्या है? अल्फा, और यहां पर क्या है जी? गामा, ठीक है। तो एंगल आई इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, बाहर वाला एंगल। और तुम्हें पता है क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हो कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है ट्रायंगल के डिस्टेंट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, इक्वल होता है।
तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ क्या लिखोगे यहां पर, बोलो। इन ट्रेंगल क्या लिखोगे? ए ओ सी क्या हो जाएगा बोलिए? आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसी तरह से इन ट्रेंगल, इसमें चलो तो ये छोटका में इसका नाम बताते हैं क्या है, ए सी आई, ए सी। देखो तो बनाओ तो ट्रेंगल ए सी आई, ये है ना, यहां से कुछ ऐसा, ये गया इधर, ये इधर आया, और यहाँ पे आर है ना, और यहाँ पर क्या है बीटा, और बाहर में क्या है, तो देखो तो ये एक्सटर्नल एंगल है, अरे गामा एक्सटर्नल है ना, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, ये आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा। तो देखो यहाँ पे इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल नाम था, ए सी आई, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो गामा बराबर ना, हाँ गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, आर प्लस, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बीटा इधर आ जाएगा, तो माइनस में गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसे क्या मान लेते हैं, थर्ड। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड दोनों को उठाकर अगर हम फर्स्ट में रखेंगे तो आई और आर हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम ये लिखेंगे पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, ठीक है। पुट करिए, देखो म्यू वन आई है ना, तो म्यू वन आई का वैल्यू कितना लाए हो, अल्फा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है, म्यू टू आर, आर कितना है बोलिए, गामा माइनस बीटा। अब ध्यान देना, पीछे देख रहे हैं कुछ लोग बात कर रहे हैं, आ जाएंगे पीट देंगे, फालतू का अननेसेसरी वर्ड भी बोल रहा है। म्यू वन इंटू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा माइनस बीटा। अब देखो तो जैसे ही हम रिप्लेस किए, इतना हम दिमाग लगाए कि भैया हमें आई और आर तो चाहिए नहीं फाइनल डेरिवेशन में, उसको हटाने के लिए ज्योमेट्री लगाए, हट गया तो हट गया ना, लेकिन जब हटा तो फाइनल जो आ रहा है आंसर उसमें भी यू वी और आर नहीं आ रहा, अभी फिर से एंगल आ गया, फिर से कुछ सोचना होगा कि किसी तरह से एंगल को भी हटाना पड़ेगा हमें, बात समझ रहे हो। पहला स्टेप में हम ये सोचे कि भाई आई और आर को हटाना है क्योंकि हमको डेरिवेशन में चाहिए नहीं, तो हम ज्योमेट्री लगा के हटा तो दिए इक्वेशन बनाकर, लेकिन जैसे ही हटाकर जब हमारा रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट में यू और वी नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब नहीं दिखाई देता फिर से एक बार और सोचेंगे कि इस अल्फा गामा और बीटा को हटाना है हमें, और हटाकर किसी तरह से ये डिस्टेंस के रूप में लाना है, यू वी और आर लेकर आना है। म्यू वन म्यू टू तो ऑलरेडी है, इसको नहीं हटाना, तो यहाँ इसका मतलब ये अल्फा गामा और बीटा को फिर से एक बार ज्योमेट्री लगाना है और फिर से हटाना पड़ेगा, समझ गए। तो ये सब कॉन्सेप्ट यही सब सोच कर जैसे एग्जाम में बनाओगे ना, या लंबे समय तक याद रखना, तो इसी तरह से आप याद रखेंगे कि भाई आई और आर को हटाना है, हटाने के लिए फिर दिमाग काम करेगा कि ज्योमेट्री लगाना है, लगा दिए, फिर से एंगल आ गया, फिर भी हटाना है क्योंकि एंगल हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए यू वी एंड आर, तो फिर से यहाँ ज्योमेट्री लगाएंगे। देखो क्या करेंगे, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि सारा एंगल यहाँ पर स्मॉल है, सब एंगल क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, तो हम अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, और गामा की जगह पर tan गामा, म्यू टू tan गामा माइनस tan बीटा। अब देखो tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, अब तो आ जाएगा ना, परपेंडिकुलर बेस, अब कुछ कुछ हाइट मिल रहा है, कुछ कुछ लेंथ मिलेगा, तब यहां से आपका डेरिवेशन फाइनल हो जाएगा। अब कुछ ज्यादा ज्योमेट्री यहाँ पर लगाना नहीं है, समझ गए। तो tan अल्फा, tan गामा, tan बीटा, tan गामा जो भी है यहाँ पर देख लेना है ज्योमेट्री में, यहाँ पर जो भी बना है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा तुम लोग को, ठीक है। देखो तो tan अल्फा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या होता है आदित्य, परपेंडिकुलर बाई बेस,
परपेंडिकुलर बाय बेस लगाने के लिए क्या करना होगा कि ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ। इस पॉइंट का नाम रखते हैं सपोज बी। क्या नाम रख देते हैं? बी। यानी कि ए से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए प्रिंसिपल एक्सिस पर बी पॉइंट पर, तो ए बी हो गया। अब देखो यहां पर tan अल्फा, लिसन, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब ए बी, और बेस में क्या हो जाएगा? ओ बी। अरे दिख रहा है? ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, तो लिखते जाओ म्यू वन क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ओ बी प्लस tan गामा है ना, गामा देखो किस ट्रेंगल में, यहां पे गामा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस में क्या हो जाएगा? सी बी। अरे सी से बी तो बी सी लिखो चाहे सी बी लिखो, चलो बी सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब सिमिलर वे में यहाँ पे आ जाओ, फिर से tan गामा, यही वाला में रह जाएगा आंसर। tan गामा कितना लिखे हो बोलिए? म्यू टू इंटू ए बी अपॉन बी सी माइनस tan बीटा, बीटा कहाँ यहाँ पे है, तो एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर फिर से भी रहेगा, तो हो जाएगा यहां से ए बी अपॉन, और इस पॉइंट से लेकर यहां तक आई बी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? आई बी। हाँ बोलो, tan गामा, ध्यान देना, tan गामा परपेंडिकुलर यही है ना, हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, सब में काम हो जाएगा ये। देखो देखो यहां पर tan गामा जो है ना यहाँ पे, तो tan गामा है, तो ये भी तो एक ट्रेंगल है ना, राइट एंगल ट्रेंगल। हम जब यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है, क्लियर कर देते हैं लाइन को। देखो यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन लेके आए हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जब आया, इस पॉइंट का नाम बी है ना, ये देखो, तो ये tan गामा में भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा, अल्फा की तरफ से भी परपेंडिकुलर है, बीटा की तरफ से भी है परपेंडिकुलर है। अब समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब इसमें कुछ कॉमन ले लो, ए बी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो म्यू वन इंटू ए बी क्या बचेगा यहां से बोलो? ओ बी प्लस वन बाई बी सी। यहां से क्या बचेगा जी? यहां से भी ए बी निकाल लो, तो वन बाई बी सी माइनस वन बाई आई बी, ए बी से ए बी कैंसिल। ठीक है, अब हम बहुत आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो वन अपॉन ओ बी। यहां पर भी एक चीज समझना होकर बाद ये लिखेंगे, देखो ये जो बी पॉइंट है ना, आपका भी थोड़ा देर पहले समझाए थे कि ये बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के करीब है, पास में है, तभी एंगल छोटा हुआ था। तो जब ये बहुत पास में आया, ए पहुंच गया पी के आसपास, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बी भी इसके करीब रहेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बी जो पॉइंट है वो टेंड कर गया कहां पे? पी के पास। टेंड मतलब पहुंच चुका है, तो यानी कि जिस जगह पे बी है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? पी। इसमें रख दो म्यू वन, वन बाई ओ बी की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो? ओपी। जहां जहां बी है वहां पर क्या रख देंगे? पी प्लस वन बाई जहां बी है वहां क्या रखना है? पी। म्यू टू बी की जगह पर पी रखना है, बस जहां जहां बी है वहां पी कर दो, बस आई पी। अब सबका वैल्यू रख दो, वन बाई ओपी। ओपी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, अब आ गया ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या रखोगे? प्लस में कि माइनस में? माइनस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव। प्लस पीसी, पीसी ढूंढो कहां पे है? पी से ले सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, और प्लस की माइनस? प्लस होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या अपोजिट में है ये। म्यू टू, रोहित ध्यान दो, पीसी क्या हो जाएगा? आर माइनस आई पी। आई से लेकर पी तक का डिस्टेंस को क्या कहें? इमेज डिस्टेंस भी, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। ठीक है, अब सबको ये क्या करना है? अरेंज कर लेना है। अरेंज कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अरेंज करो मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा बोलो? मल्टीप्लाई करो तो माइनस म्यू वन बटा यू, फिर म्यू वन से मल्टीप्लाई करो
तो म्यू1 बाई यहाँ पर म्यू2 से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू2 अपॉन म्यू2 म्यू1 को एक तरफ करो, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला को एक तरफ और इक्वल भी को एक तरफ, तो ये माइनस म्यू2 बटा भी को लेफ्ट में लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो म्यू2 अपॉन माइनस यहाँ क्या लिखा हुआ है, म्यू1 अपॉन और कैपिटल आर वाला को एक तरफ कर दो, तो ये पहले से है ना म्यू2 बटा आर, और ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू1 अपॉन आर इंप्लाइज। आगे देखना, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू, ये दोनों में से आर है कॉमन नीचे में, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1, नीचे में एक ही बार आर लिख दो, एलसीएम लेगा ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यही आपका फार्मूला बन गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, किसी भी टाइप के रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फार्मूला हो गया।